हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। सेमीकंडक्टर फिजिक्स सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है और आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है उसकी क्या थ्योरी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कुछ MCQs लेंगे हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। उनमें कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स को अगर मैं स्टार्ट करूं उसके पहले यदि मैं क्लासिफिकेशन करूं, यदि सॉलिड का जो मैं क्लासिफिकेशन करूं तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड on the basis of electrical property, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण किसका, सॉलिड का, ठोस का वर्गीकरण उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हमें करना है। तो ठोस का वर्गीकरण उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम करें तो हमें एक चीज़ पता है, एक चीज़ होती है, हम पढ़ते हैं, सबने पढ़ा है, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन ए के। और होपफुली ये फार्मूला आप सभी लोगों को पता होगा जो भी ये वीडियो देख रहा है। तो ये जो आर है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ये जो आर है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको हम नाम देते हैं प्रतिरोध, ठीक है, हिंदी में हम इसको नाम देते हैं प्रतिरोध। और ये जो रो है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, इस रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिरोधकता, है ना, रेजिस्टिविटी को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो सॉलिड है उसको हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं मेटल, एक को हम बोलते हैं इंसुलेटर और एक को हम बोलते हैं क्या, सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक को हम बोलते हैं मेटल, एक को बोलते हैं हम इंसुलेटर और एक को बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। यहाँ जो मेटल लिखा हुआ है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये हमने किसके बेस पे वर्गीकरण किया है, इसका क्लासिफिकेशन, ये इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे वर्गीकरण हमने किया है। अब यहाँ ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर एक चीज़ लिखी है आर मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और एक चीज़ लिखी है रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। तो मेटल उन पदार्थ को कहते हैं, मेटल या कंडक्टर वो मेटल्स होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो अपने में से आराम से करंट का फ्लो होने देते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से आराम से करंट का फ्लो होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। अब इजीली जो चीज़ फ्लो होने दे रही है करंट का फ्लो आसानी से कब होगा, जब वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो करंट का फ्लो कब आसानी से कहाँ होगा, जहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। तो कंडक्टर यानी कि मेटल ऐसे पदार्थ हुए जिनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हुआ, कम हुआ। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता के। तो जो कंडक्टर होंगे उनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, बहुत कम होगी, उनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। तो कंडक्टर क्या हुआ, ऐसे पदार्थ मैटर बोल सकते हो उनको, जिनसे इजीली करंट का फ्लो हो सकता है, यहाँ पर हम इसके लिए एक चीज़ और लिख सकते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जिनसे आसानी से किसी भी चीज़ का फ्लो हो सकता है, जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जिनकी कंडक्टिविटी को हिंदी में कहता है चालकता, कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इन दोनों में एक रिलेशन होता है। सिग्मा को हम लिखते हैं कंडक्टिविटी से यानी कि चालकता से, सिग्मा को हम लिखते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को हम लिखते हैं रो से। तो ये क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। तो ये इन दोनों में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि जो रेजिस्टिविटी है और जो कंडक्टिविटी है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अब मैंने कहा यहाँ पर जो कंडक्टर है उनमें से ईजिली करंट का फ्लो हो पाएगा, ईजिली करंट का फ्लो हो पाएगा यानी कि यहाँ इनका रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस वो क्या होगा, बहुत
कम होगा, जो कंडक्टर होंगे उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ वेरी लो। और क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, तो अगर मैं एक रेंज डिफाइन करना चाहूँ कि मेटल्स के लिए या कंडक्टर के लिए उनकी रेंज डिफाइन करो, तो अगर रेंज डिफाइन करना चाहूँ तो रेजिस्टिविटी को हम लिख रहे हैं किससे, रो से। तो मेटल्स या कंडक्टर के लिए उनकी जो रेजिस्टिविटी है उसकी रेंज होती है 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। इसको महो भी लिखते हैं यहाँ पे ना, ओम मीटर। और क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 10 पावर 2 से कहाँ तक, 10 पावर 8 तक। और इसकी यूनिट क्या होगी, ये होगा Sm-1। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मेटल्स हैं या जो कंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत लो है, जबकि उनकी जो कंडक्टिविटी यानी कि चालकता है वो बहुत क्या है, हाई होती है। अब बात कर लेते हैं हम इंसुलेटर की। ये जो मेटल या कंडक्टर लिखा है इनको हिंदी में हम कहते हैं चालक, और जो ये इंसुलेटर हमने लिखा है इसको हिंदी में हम कहते हैं कुचालक। तो इंसुलेटर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इंसुलेटर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से करंट का फ्लो होने ही ना दे, है ना, ऐसे पदार्थ जो अपने में से करंट का फ्लो होने ही ना दे। तो जो चीज़ करंट का फ्लो नहीं होने दे रही है यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवरोध है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होंगे जिनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बहुत हाई होगी। रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल है किसके, कंडक्टिविटी के, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत लो होगी। तो इंसुलेटर क्या होंगे, ऐसे पदार्थ जो करंट का फ्लो नहीं होने देते, ऐसे पदार्थ जो करंट का फ्लो नहीं होने देते, ठीक है, नहीं होने देते। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, बहुत हाई होगी। इनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत हाई होते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत हाई होते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत हाई होंगे, इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी है वो बहुत क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्या रेंज होगी इसकी, रेंज हम लिख लेते हैं। तो इसकी रेंज अगर हम लिखें तो यहाँ रेजिस्टिविटी की जो रेंज आएगी बहुत हाई है, बहुत हाई का मतलब यहाँ पर कितनी होगी, 10 पावर 8 पॉजिटिव में है ये, है ना, ओम मीटर। और कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी, 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 8 Sm-1। तो ये क्या हो गई इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। यहाँ पर आप देख रहे हो रेजिस्टिविटी है 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 8, और यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, 10 पावर 8 है। सेमीकंडक्टर की बात कर लें, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो अपने में से करंट का फ्लो होने देते हैं, पर एक लिमिटेड अमाउंट तक करंट का फ्लो होने देते हैं। यानी कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो इंसुलेटर से तो बेटर हैं पर कंडक्टर भी नहीं है। मतलब इनका जो रेजिस्टिविटी है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो इंसुलेटर से कम है पर कंडक्टर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर क्या होंगे, सेमीकंडक्टर को हम हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक का मतलब क्या है, वो थोड़े बहुत चालक की तरह व्यवहार करेंगे और थोड़े बहुत किसकी तरह व्यवहार करेंगे, कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। यानी कि इनका रेजिस्टेंस इंसुलेटर के बराबर भी नहीं होगा और इनका रेजिस्टेंस जो कंडक्टर है उसके जितना कम भी नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनका रेजिस्टेंस इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज़्यादा होता है, इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज़्यादा होता है ना। या रेजिस्टेंस की जगह आप क्या लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो। तो ऐसे जो पदार्थ है इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के लिए यदि मैं रेंज लिखना चाहूँ रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी की रेंज क्या आएगी यहाँ से, रो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 पावर 5। कहाँ से कहाँ तक, 10 पावर 5 और 10 पावर 0 ओम और मीटर।
और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 10⁻⁻5 से 10⁻0 ओम मीटर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो इंसुलेटर से तो क्या है कम है, परंतु जो कंडक्टर है उससे क्या है ज़्यादा है। इंसुलेटर से कम है पर कंडक्टर से क्या है ज़्यादा है। तो हमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के लिए कौन सा क्रम सही है, तो इनको यदि हम इनके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाएं, ठीक है। हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमसे क्वेश्चन पुट कर लिया जाए कि कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इसकी जगह रेजिस्टेंस भी लिखा जा सकता है, रेजिस्टेंस के लिए कौन सा सही है, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन कौन कौन से दे दिए जाएंगे? एक ऑप्शन आप 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक में लिख दिया कि रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर ज़्यादा है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर से, और ये ज़्यादा है किससे? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर से। दूसरा ऑप्शन आपको दे देंगे रो इंसुलेटर ग्रेटर देन रो सेमी कंडक्टर ग्रेटर देन रो कंडक्टर। तीसरा आपको दे देंगे रो कंडक्टर, फिर रो सेमी कंडक्टर, फिर रो इंसुलेटर। चौथा आपको दे देंगे नन ऑफ द अबव या कोई और ऑप्शन बना देंगे। तो अब आप मेरे को ये देख के बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो इंसुलेटर है उनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है, और जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम होती है। सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टिविटी है वो इन दोनों के बीच की होती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? मेरे को ऑप्शन बी दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसके लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है आपसे। वो किस तरह का पूछा जा सकता है कि इनमें से कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए कौन सा सही है? अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको मेरे को कमेंट में लिख के बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा, के लिए कौन सा सही है। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को मेरे को करके बताना है, कमेंट में इसका आंसर मेरे को लिख के बताना है। तो अभी तक हमने बात की जो सॉलिड्स हैं उसको हमने उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर 3 तरीके से हमने उनको बांटा। एक हुआ कंडक्टर, एक हुआ इंसुलेटर और एक हुआ सेमीकंडक्टर। अब आगे बात करते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर है, हमारा जो मेन कंसर्न है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? सबसे पहला तो सेमीकंडक्टर का जो तापीय प्रसार गुणांक है, तापीय प्रसार गुणांक मतलब जिसको हम कहते हैं थर्मल कॉफिशिएंट, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है। थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है। अब साहब ये क्या चक्कर है थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट? देखो, एक चीज़ तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि करंट के लिए या रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए तुमने ये चीज़ पढ़ी होगी। रेजिस्टेंस के लिए ये ज़रूर पढ़ा होगा हर किसी ने, R = R0 1 + α/t, है ना, ये सबने पढ़ा है। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा लिखा है, इस अल्फ़ा का मतलब क्या है? थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। इस अल्फ़ा का मतलब क्या है? थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, जिसको हिंदी में कहते हैं तापीय प्रसार गुणांक। हिंदी में इसको कहते हैं तापीय प्रसार गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। पर सेमीकंडक्टर के केस में मामला अलग होता है। सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर के लिए जो R है ये लिखा जाता है R0 1 माइनस अल्फ़ा टी, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, यानी कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो माइनस में है। दैट मीन्स कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ से हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी जो आपको याद भी रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन डाल देंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, दूसरा डाल देंगे टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है, तीसरा डाल देंगे टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, और चौथा आ जाएगा पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ये अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको थ्योरी में ये बात याद रखनी है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात कर लें तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं। सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं। नॉन ओमिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? नॉन ओमिक मटेरियल का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो ओम का नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, अब ये ओम्स लॉ क्या चक्कर है? ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, V = IR। तो जो V = IR को फॉलो कर जाते हैं वो कहलाते हैं ओमिक, और जो नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? नॉन ओमिक। तो सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं, बात ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया सीधा सीधा। इसके अलावा और कौन से होते हैं नॉन ओमिक मटेरियल? इसके अलावा नॉन ओमिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? नॉन ओमिक के एग्जाम्पल है ना, ये नॉन ओमिक के एग्जाम्पल है। तो नॉन ओमिक के इसके अलावा जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है वैक्यूम ट्यूब हो गया, एक सेमीकंडक्टर खुद हो गया, सेमीकंडक्टर। ये एग्जाम्पल हो गए किसके? नॉन ओमिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हो गए। ट्रांजिस्टर हो गया, थायरिस्टर हो गया, ये सब जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन ओमिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की, होपफुली ये सब समझ में आ गया होगा कि जो सॉलिड्स हैं उनको हम उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कैसे बांट रहे हैं, और जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। नॉर्मली जो हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं वो करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। नॉर्मली जो हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो आसान होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिल जाते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर के साथ एक और चीज़ है कि जब लो टेम्परेचर पर बात करें तो लो टेम्परेचर पर, या हम कह लें कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं, कैसा क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा हम आगे बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए जान लो कि रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि वो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देते। इसका कारण क्या है वो थोड़ा सा आगे जाके हम बात करेंगे। तो एक तो यहाँ पर हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब ये जो कंडक्टर, इंसुलेटर और जो सेमीकंडक्टर है, इसका जो हम क्लासिफिकेशन है वो एनर्जी के बेस पर भी देखेंगे कि एनर्जी के बेस पर हम इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन। देखो एनर्जी बैंड क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा थ्योरी अगर पढ़ा हो, पहले आपने 12th क्लास में पढ़ा हो, तो आपने दो बैंड देखे होंगे। एक बैंड होता है बैलेंस बैंड, है ना, और एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड।
ये बैंड बैंड बजाने वाला नहीं है, ये यहाँ पर बैंड मतलब अंतराल है, ऊर्जा अंतराल। और ये क्या है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड ये इसकी लोअर वैल्यू है, ये इसकी हायर वैल्यू है, ये इसकी लोअर वैल्यू है, ये इसकी हायर वैल्यू है। कंडक्शन बैंड को हिंदी में कहते हैं संयोजी, चालक, चालन बंध, बंध, और इसको कहते हैं संयोजी, संयोजी बंध। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होते क्या है ना। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है ये है क्या। तो वैलेंस बैंड का मतलब ऐसा बैंड, वैलेंस बैंड की हम बात करें तो वैलेंस बैंड का मतलब वो बैंड होगा जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाते हैं, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बंध बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में क्या लिखेंगे हम, दिस बैंड कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बैंड के अंदर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में काम आते हैं, जो बंध बनाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। ये जो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड या तो हमेशा पूरी तरह से भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, या आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। आंशिक रूप से मतलब पार्शियली या तो फिल्ड होते हैं या कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो these valence band may be partially or completely filled with electrons। ठीक है, ये हमेशा पार्शली या कम्प्लीटली भरे हुए होंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये कभी भी खाली नहीं होते। ठीक है, दिस बैंड इज़ नेवर एम्प्टी। दिस बैंड इज़ नेवर एम्प्टी। दिस बैंड इज़ नेवर एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट। और इस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बैंड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो करंट का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड डू नॉट contribute टू इलेक्ट्रिक करंट। डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार वापस से बता देता हूँ, वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है, ऐसा बैंड जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बैंड होते हैं जिनको हम वैलेंस बैंड बोल रहे हैं, ये या तो हमेशा भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन से या पार्शियली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ये कभी भी खाली नहीं होते। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, इतनी बात हो गई किसके बारे में, वैलेंस बैंड के बारे में। तो वैलेंस बैंड के ऊपर क्वेश्चन बना तो क्या क्वेश्चन आएंगे, ये कौन सा बैंड है जिसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी खाली नहीं होंगे, और करंट के लिए इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके ठीक ऊपर वाला जो बैंड होता है उसको हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। तो अब चर्चा कर लेते हैं एक बार किसके ऊपर, कंडक्शन बैंड के ऊपर। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड को हिंदी में हम नाम देते हैं चालक, या चालन कह लो इसको, चालक बंद। तो चालक बंद या चालन बंद ऐसे बैंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रेयरली प्रेजेंट होते हैं। रेयरली यानी कि या तो इनमें होते ही नहीं, खाली पड़े रहते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन्स आते भी हैं तो वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन टूटकर इसके अंदर आता है। ठीक है, तो इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर रेयरली प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर रेयरली प्रेजेंट, और दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। दिस बैंड is either empty or partially filled।
और पार्शली फिल्ड, मतलब क्या हुआ हिंदी में? हिंदी में मतलब होगा ये जो बैंड है या तो हमेशा खाली होते हैं या आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। इस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ गया या तो होते नहीं, और अगर आ गया इस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो इस बैंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो आ जाते हैं इनको हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हिंदी में कहते हो आप मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप नाम देते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड is known as फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। या ऐसा कह सकते हो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं जब करंट इसमें से फ्लो करती है। तो these electrons contribute to the electric current, अब यहाँ से हमें क्या क्या क्लियर हो गया? दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई, एक वैलेंस बैंड क्लियर हो गया और एक कंडक्शन बैंड क्लियर हो गया। वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम नाम देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे करंट के फ्लो में, और जबकि जो कंडक्शन बैंड वाले होंगे यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? करंट के फ्लो करने में। अब ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो है यहाँ पर ये इसकी लोअर एनर्जी हो गई, ये यहाँ पर जो है ये इसकी हायर एनर्जी हो गई। इसी तरह से ये यहाँ पर लोअर एनर्जी और ये यहाँ पर कौन सी हो गई? हायर एनर्जी। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है इसको हम लिखते हैं EG से, या इसको हम लिखते हैं FBD। क्या लिखते हैं? FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है कंडक्शन बैंड के बीच का और किसका? वैलेंस बैंड के जो बीच का गैप है, एनर्जी गैप जिसको हम बोलते हैं, इस एनर्जी गैप को हम नाम देते हैं एनर्जी गैप नाम देते हैं या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप नाम देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। तो एनर्जी गैप, या इसको ऐसे लिखो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज एनर्जी गैप, और इसको हम कौन सा नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसको हम क्या नाम देते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी कि एनर्जी गैप EG जो है वो अंतर है किस किस का? E किसमें? कंडक्शन बैंड की, और E किसकी? वैलेंस बैंड की। ठीक, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये जो वाला पार्ट है ये है इसकी लोअर एनर्जी और ये है इसकी हायर एनर्जी। सिमिलरली वैलेंस बैंड की ये कौन सी एनर्जी है? हायर एनर्जी। तो ये जो गैप है ये बेसिकली बन किससे रहा है? यहाँ वाली लोअर एनर्जी में से माइनस हो रही है कौन सी इसकी एनर्जी? इसकी मैक्सिमम एनर्जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी में से माइनस कर दो किसको? वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी को। तो इस गैप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी में से मैंने माइनस कर दिया वैलेंस बैंड की कौन सी एनर्जी को? मैक्सिमम एनर्जी को। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा? एनर्जी गैप कहा। जब जो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड के अंदर है, अगर वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उसको एनर्जी मिल गई तो वो कूद कर कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको सफिशेंट एनर्जी मिल गई तो वो वहाँ से कूद कर कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी नहीं रुकेंगे इन दोनों के बीच के गैप में, यानी कि फॉरबिडन जो गैप होगा, जो इन दोनों के बीच का गैप होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रुकेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जब कभी भी एनर्जी मिलेगी वो वैलेंस बैंड से कूद कर कहाँ पर चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को सफिशेंट एनर्जी मिलेगी, सफिशेंट
एनर्जी मिलेगी तो वह वैलेंस बैंड से जंप मारकर कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। वो बीच में नहीं रुकेगा, मतलब वो जो गैप बना हुआ है एनर्जी गैप, उसके बीच में वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो अब यहाँ से कितनी एनर्जी उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए? तो वो जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशेंट है, उसके वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कहते हैं मिनिमम एनर्जी। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? मिनिमम एनर्जी। तो वो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के लिए सफिशेंट है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उसकी शिफ्टिंग के लिए सफिशेंट है, उस गैप को, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड is known as energy band gap, ठीक है। और इस एनर्जी बैंड गैप को लैम्बडा वेवलेंथ के लिए, यानी कि यदि जो लैम्बडा वेवलेंथ रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं शिफ्टिंग में, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग में वैलेंस बैंड से, और कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में उसकी शिफ्टिंग में, यदि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो वेवलेंथ है, रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा है, तो Eg जो है उसकी वैल्यू को हम लिखेंगे किससे? hc/लैम्बडा से। किससे लिखेंगे? hc/लैम्बडा। और ये बराबर किसके होता है? h न्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला जाना पहचाना है आप लोगों का, और ये बहुत काम आएगा जब आगे जाके हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एनर्जी बैंड गैप का ये जो फार्मूला है, ये हमें ध्यान रखना है। ये कौन सी एनर्जी है? मिनिमम एनर्जी है, जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप मारकर कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। लैम्बडा क्या है? वो जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है तो रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसको हमने क्या कहा? लैम्बडा कहा। एच क्या होता है? एच होता है प्लांक कांस्टेंट। एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है प्लांक्स कांस्टेंट, और इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? फिक्स है। इसके अलावा एच सी की वैल्यू एक आप याद रखना, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। सी होता है यहाँ पर लाइट की स्पीड, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸। एच सी की वैल्यू को कंबाइंडली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनो वोल्ट में हम लिखेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर जनरली हम यूज़ करेंगे। एक यूज़ करेंगे हम सिलिकॉन, और एक यूज़ करेंगे हम कौन सा? जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप है, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी जो गैप है, उसकी वैल्यू फिक्स है। तो फॉर सिलिकॉन के लिए अगर एनर्जी बैंड की फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू हम लिखें, तो अगर हम बात करें किसी भी टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू की बात करें, तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं 1.21 माइनस 3.60 इंटू 10 पावर -4, और ये टी मतलब टेम्परेचर। और अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो एट रूम टेम्परेचर का मतलब 300 केल्विन। तो इस पर इसकी जो वैल्यू होती है Eg सिलिकॉन के लिए, वो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रख लेना। इसी तरह से अगर हम बात करें किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करें, तो जर्मेनियम के लिए अगर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हमें बात करनी है, तो इसके लिए फार्मूला बनेगा 0.785 माइनस 2.23 इंटू 10 पावर -4 टी। और अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करें, रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन पर, तो 300 केल्विन पर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 0.72, और कई बार इसको हम लिखते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वैल्यू है रूम टेम्परेचर वाली, ये थोड़ी सी ध्यान रखना है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ MTR,
मुझे रटो, मुझे तो रटो, और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक तो हमने बात की कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, और जो वैलेंस बैंड है वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या किसको कहते हैं, सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, जर्मेनियम की वैल्यू इसकी कितनी होती है। अब अगर हम आगे बात करें, हम बात कर रहे थे कि यदि हमारे तीनों मटेरियल हैं इनको बैंड गैप के अकॉर्डिंग हम बांटें। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम में आप देखो तो सबसे पहला जो डायग्राम है वो इंसुलेटर के लिए है। तो इंसुलेटर के लिए अगर आप देख पा रहे हो तो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, इंसुलेटर के लिए अगर हम बात करें तो जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसमें देखो गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार। तो इंसुलेटर के लिए अगर मैं बात करूं तो जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसमें देखो आप गैप कितना ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है। जब मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ तो ये जो बैंड गैप है बहुत कम हो जाता है, और जो कंडक्टर की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। तो इसकी एक वैल्यू होती है जो हमें याद रखनी होती है। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो ये जो गैप है जिसको हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। तो यदि ऐसे कोई मेटल हैं जिनके बीच में एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाएंगे। यदि इनकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर आप देख रहे हो कंडक्टर के केस में इनकी जो वैल्यू है एनर्जी बैंड गैप की वो है ही नहीं, वो लगभग किसके बराबर है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है। ये ओवरलैप कर जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि कोई मेटल है जिसका एनर्जी बैंड गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो मेटल होगा, इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या कंडक्टर होगा। तो 3 से ज़्यादा एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के और अंदर जाने के पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल क्या होता है। इसके पहले हमने बात की कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें मोस्टली हम 2 तरह के सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं हम सिलिकॉन का और एक हम यूज़ करते हैं जर्मेनियम का, है ना। तो जर्मेनियम का हम सेमीकंडक्टर पहले देख लें। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 14 होता है। और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 32 होता है। यानी कि अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, अगर मैं जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे इसका, 1s2 2s2 2p6 कितने हुए 10, 3s2 3p6 3d10 कितने हुए 18। तो यहाँ पर कितना आएगा 4s2 और 4p2, 4s2 और 4p2। p जो सब शेल है, p जो सब शेल है यानी कि उपकोश है, उसके अंदर कुल कितने आने चाहिए, p के अंदर 6 आने चाहिए। आई कितने हैं 2। तो आउटर शेल जो है इसका, उसके अंदर कुल जो स्टेबिलिटी है उसके स्थायित्व के लिए आउटर शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यानी कि 4 के लिए इसके पास जगह है। यानी कि कुछ इस तरह का बन रहा हो। अगर मैं जर्मेनियम का बनाता हूँ तो ये एक शेल हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया कौन सा 3, और एक हो गया ये कौन सा हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 में बात करें तो 1 और 2, उसके बाद सेकंड में बात करें तो कितने आ गए टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड में बात करें टोटल कितने आएंगे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यहाँ बैठा दो 16 17 और एक और बैठा दो 18। और फोर्थ में कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए कम से कम। कितने रहे, 4 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए स्टेबल कब होगा, जब इसके पास आउटर जो शेल है उसमें कितने हो 8 हो, और इसके पास है कितने 4। तो इसके पास 4 की जगह है, यानी कि अनस्टेबल स्टेट में है। तो ये स्टेबल स्टेट में कैसे आ सकता है, या तो इसके पास जो 4 है उनको निकाल दे, या रिमेनिंग जो 4 है यानी कि बचे हुए 4 है उसको वो क्या कर ले ले। तो अभी ये जो जर्मेनियम है ये इसकी अनस्टेबल स्टेट के अंदर है,
ठीक है, ये कौन सी स्टेट है इसकी, अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, और या ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, डोनेट कर देगा, रिमूव मत लिखो, डोनेट लिखो। या तो ये 4 को डोनेट करेगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन को या फिर क्या करेगा, कहीं से गेन करे। तो अब इसका सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जर्मेनियम जो है, ये जर्मेनियम है ना, इसके पास कितने पड़े हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने पड़े, 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो वैलेंस बैंड के अंदर है। हमने ये बात की थी, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग बनाने में, बंध बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके पास मैं एक और जर्मेनियम का एटम ले आया, एक और ले आया जर्मेनियम यहाँ पर, एक जर्मेनियम यहाँ पर और ले आया, और एक जर्मेनियम और ले आया यहाँ पर। इसके पास भी 4 है, 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 और 3 और 4। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम नाम क्या देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड देंगे। इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से ये भी आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये भी आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और यहाँ पर ये भी आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये जो बैंड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, इसको हम नाम क्या देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। हिंदी में हम क्या नाम देते हैं, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध बना लेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन जब पेयर बना है, जो ये युग्म बना है इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों में काउंट होगा, दोनों में काउंट होगा। यानी कि इस अब जर्मेनियम की बात करूँ तो 4 तो इसके पास पहले ही थे, अब ये 4 और काउंट होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसका मतलब इसका जो शेल है, आउटर शेल, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 8 आ गए। तो ये अब कौन सी स्टेट में पहुंच गया, स्टेबल में। सेम कहानी इसके साथ होगी, इसको भी ये काउंट करेगा, और इसको भी यहाँ से अगर मैं मिला दूँ एक और जर्मेनियम के साथ, है ना, तो उसके साथ भी क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम का वो बनता है। ठीक इसी तरह से सिलिकॉन का भी क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर बनेगा। सिलिकॉन का भी जो सेमीकंडक्टर है, उसके आउटर शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके भी जो आउटर सेल है उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जर्मेनियम ने अपनी बॉन्डिंग बनाई है, वैसे ही क्या बना लेगा, सिलिकॉन भी बना लेगा। उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। क्या नाम देते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। तो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का मतलब होता है जाल। तो यहाँ पर मैंने देखो एक ऑर्डर बनाया, इस ऑर्डर को मैं बार बार रिपीट करता जाऊँ। मतलब मैंने एक जर्मेनियम का बनाया, ये बनाया, ये ऐसे बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पर ये जर्मेनियम का एक आ गया, फिर यहाँ पर ये जर्मेनियम का एक आ गया, फिर यहाँ पर ये जर्मेनियम का एक आ गया। इसी तरह से सेम प्रैक्टिस में, सेम फैशन में मैं इनके भी क्या करा दूँ, बॉन्डिंग करा दूँ। ऐसे ये जर्मेनियम लगा दिया मैंने, इनकी भी बॉन्डिंग हो गई। ये जर्मेनियम लगा दिया मैंने, इनकी भी बॉन्डिंग हो गई। ये जर्मेनियम लगा दिया मैंने यहाँ पर भी, और इनकी भी बॉन्डिंग हो गई। इनकी भी यहाँ पर बॉन्डिंग करा दे, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं बॉन्ड बनाता चला गया लगातार, और एक ऑर्डर को मैं लगातार फॉलो करता चला गया, है ना, यानी कि ये जो क्रिस्टल है, ये जो जालक है सेमीकंडक्टर का, जो ये सेमीकंडक्टर का जो ये जर्मेनियम का यहाँ पर मेरे को दिख रहा है एटॉम, उसको मैंने एक ऑर्डर में अरेंज किया। तो जो ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो पैटर्न तैयार हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। जब हम किन्हीं एटम्स को एक ऑर्डर के अंदर लगाते हैं, तो जो ऑर्डर में लगाने के बाद जो पैटर्न बनता है, क्रम में लगाने के बाद जो पैटर्न बनता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल नाम देते हैं। यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है वो जर्मेनियम के साथ ही बनाया जाए, पर अभी तक हमने इसके आगे की कुछ डिस्कशन किया नहीं है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का जो जर्मेनियम का टाइप है वो कैसा दिखेगा, और जो सिलिकॉन का टाइप है वो कैसा दिखेगा। तो जिस तरह से हमने जर्मेनियम की बात करी, ठीक वैसे ही
कैसा किसका होगा, सिलिकॉन का भी होगा। तो ये आप लोगों को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जर्मेनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन के आउटर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। या ज़्यादा से ज़्यादा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर है उनको हम दो प्रकार से बांटते हैं। जो सेमीकंडक्टर है उन्हें हम कितनी तरह से बांटते हैं, उन्हें हम दो प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम हिंदी में नाम देते हैं, शायद मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, अंतर्वेदीय कुछ ऐसे हम नाम देते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक होते हैं हमारे पास कौन से, इंट्रिंसिक, और एक होते हैं हमारे पास कौन से, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर ये दो तरह के होंगे, एक होगा इंट्रिंसिक और एक होगा कौन सा, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, ऐसा सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर है। प्योर फॉर्म के अंदर है यानी कि जब जैसे हमने जर्मेनियम को और सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया है, जहाँ से भी उनके साधन हैं, स्रोत हैं उनको प्राप्त करने के, वहाँ से उनको जैसे भी एक्सट्रैक्ट किया है, तो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर जब वो होते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर is called intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor। इसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नाम देते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो, उसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, उसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत कम होती है, इसलिए हमारे काम के नहीं होते। ठीक है, द कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब इनके चालन के, इनसे होने वाली चालकता के गुण। द कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ वेरी लेस, hence these are not of our use, इसलिए ये हमारे उपयोग में लिए जाने वाले नहीं होते, यूज़ के नहीं होते। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में और अगर हम बात करें तो अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करें, किसके ऊपर बात करें, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर these are behaves like insulator। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड के, वो सारे के सारे बंद बनाने में बिजी होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड आर बिजी इन बॉन्डिंग। ये बॉन्ड बनाने में क्या होते हैं, बिजी होते हैं, यानी कि इन्होंने एक दूसरे के साथ बंध बनाया हुआ होता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो अबव द टेम्परेचर मोर देन रूम टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें क्या होगा, वो
उनकी जो मूवमेंट है, यानी कि उनकी जो मूवमेंट है उसमें तेज़ी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो अबव द रूम टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। तो सेमीकंडक्टर जो है का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगा तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट बढ़ेगा। तो मूवमेंट का मतलब वो तेज़ चलना चालू करेंगे तो उनमें टक्कर होने की संभावनाएं क्या होंगी? बढ़ेंगी। सो चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन चार्ज कैरियर इंक्रीजेस। नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज़ होंगे तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हैंस ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी the movement of electron increases, और ये मूवमेंट जो इंक्रीज़ होता है ये हमारे काम का नहीं होता। थर्मल एनर्जी के बनने के बाद भी जो इनकी बॉन्डिंग है वो ब्रेक तो हो जाती है। थर्मल एनर्जी जनरेट होने के बाद भी जो वैलेंस बॉन्ड है उनकी बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक तो हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे कहाँ से? कंडक्शन बैंड से, जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाने लगेंगे, परंतु फिर भी ये हमारे काम के नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ है वो उतनी नहीं होगी जो हमें चाहिए होती है। तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ वेरी लेस, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इसलिए हमारे काम के नहीं होते हैं। और क्या बातें हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमें जाननी चाहिए? ठीक है, और क्या बातें हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमें जाननी चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक मिनट रुको। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर होंगे वो होल्स और चार्ज कैरियर्स दोनों के फॉर्म में होंगे और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है ना, तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ़ होल्स हैं वो दोनों क्या होंगे? यहाँ पर बराबर होंगे। तो एक पॉइंट हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब होल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये अभी हम थोड़ी देर बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने कहा दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होंगे? नंबर ऑफ़ होल्स। और एक और चीज़ होती है जिसको हम लिखते हैं NI का मतलब यहाँ पर क्या होता है? NI होता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके लिए NE बराबर NH बराबर NI। NE NH ये क्या होते हैं? ये डेंसिटी होती है जो नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, या ऐसा बोल सकते हो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ होल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होती है किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखते हैं VD से। तो VD इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा किससे? VD होल से। VD इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा किससे? VD होल से। यहाँ पर जो इनकी फर्मी एनर्जी लेवल है लाइज एट द सेंटर ऑफ CB एंड VB। इनका जो बीच का एनर्जी गैप है, जो ये कंडक्शन बैंड है
और ये जो वैलेंस बैंड है ये Cb है और ये क्या है, Vb है। तो इनकी जो फर्मी एनर्जी लेवल इन दोनों के कहाँ होता है, बीच में होता है। इनका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, हम वो बात कर लेते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि इसका जो NeNH है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है, उसके लिए अगर इसका हम रिलेशन देखें टेम्परेचर के साथ, तो Ni का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ उसको हम कैसे शो करते हैं, Ni स्क्वायर इक्वल्स टू A0 T क्यूब और e की पावर -EG अपॉन KT। ठीक है, हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार के लिए इसको देख लेना। कई बार क्या होता है, जो चीज़ें हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है वो फिर भी पूछ ली जाती है। तो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके लिए इसका फॉर्मूला होता है A0 T क्यूब e पावर -EG अपॉन KT, जहाँ EG होता है एनर्जी गैप एट 0 केल्विन और K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T जो होता है टेम्परेचर और A0 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मोटी मोटी जो चीज़ हमें जानने को मिली वो क्या मिली जानने को, कि एक तो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं, दूसरा क्या होता है कि रूम टेम्परेचर के अलावा इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल एनर्जी क्यों जनरेट होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो थर्मल एनर्जी को बढ़ा देगी। थर्मल एनर्जी बढ़ने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो वैलेंस बॉन्ड हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद जो वैलेंस बॉन्ड है कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, फिर भी इसकी जो करंट कैरिंग प्रॉपर्टी है या कंडक्शन प्रॉपर्टी है इतनी ज़्यादा नहीं होगी जो हमारे काम के बन सके, इसलिए ये हमें ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं जो अगले आते हैं, कौन से आते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, कौन से आते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से कंडक्टर होते हैं, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर उसकी कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं। ठीक है, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर में उसकी कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कराई जाएं। कुछ इम्प्योरिटीज़ को हिंदी में कहेंगे हम अशुद्धि। कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कराई जाएं, अशुद्धि ऐड कराई जाए तो बना सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो इम्प्योरिटी मिलाने का तरीका है, मेथड ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी मिलाने का जो तरीका है, अशुद्धि मिलाने का जो तरीका है, उसको हम नाम देते हैं डोपिंग। मेथड ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज़ नोन एज डोपिंग। इसको आप ठीक वैसे समझ सकते हो जैसे एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी जब नहीं होती तो अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए, ज़्यादा एनर्जी लेवल के लिए वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स को खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जो उनको नहीं खानी चाहिए, यानी कि उनका जिनको खाने पर उनका बैन है ना, जो उनको नहीं खाने दी जाती, और फिर भी वो उसे खाते हैं, तो फिर वहाँ लिखा आता है कि ये खिलाड़ी डोपिंग में पकड़ा गया। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, इनकी जो कंडक्शन प्रॉपर्टी थी वो इतनी नहीं थी, तो इनकी कंडक्शन प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए इनको कुछ खिलाया गया। जो खिलाई गई चीज़ है उसको हमने क्या कहा, इम्प्योरिटी, यानी कि अशुद्धि। और अशुद्धि जो खिलाने का तरीका है उसको हमने नाम क्या दिया, डोपिंग। अब ये इम्प्योरिटी है, ये जो कैसे ऐड कराई जाती है, 10 की पावर 8 एटॉम के ऊपर लगभग एक इम्प्योरिटी ऐड कराई जाती है। इम्प्योरिटी जो ऐड कराई जाती है वो कैसे ऐड कराई जाती है, 10 की पावर 8 जो एटम्स हैं उसके ऊपर लगभग एक इम्प्योरिटी ऐड कराई जाती है। ठीक है,
अब इम्प्योरिटी मिलाने के तरीके के बेस पर इसको हम दो तरह से बांटते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिलाने के तरीके के आधार पर हम इसे दो प्रकार से बांटते हैं। बेसिस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप कौन से होते हैं? यदि जो इम्प्योरिटी है वो कौन सी है? ट्राईवेलेंट है। तो ट्राईवेलेंट यदि इम्प्योरिटी है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ऐसी इम्प्योरिटी जिसके बाह्य कोश में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो जिसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी होगी? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। और यदि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है, कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है, जहाँ पर बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। तो वहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा? एन टाइप, है ना। यदि 3 इलेक्ट्रॉन वाली यानी कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा पी टाइप, और यदि 5 इलेक्ट्रॉन वाली मिलाई जा रही है तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा एन टाइप। अब 1 बाय 1 हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम पी टाइप की। अगर हम बात करें तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को जब हमने मिलाया किसके अंदर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मिलाया, तो जो इम्प्योरिटी जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना उसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया पी टाइप। तो सबसे पहले जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ है जो हमें यूज़ करनी है, जो हमें ज़्यादातर मिलेगी, वो कौन कौन सी मिलेगी और जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम, फॉर्मूला होगा इसका Al। एक मिलेगा हमें बोरोन और एक मिलेगा हमें इंडियम, एक मिलेगा हमें इंडियम। तो ये कौन सी इम्प्योरिटीज़ होंगी? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होगी। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को यदि ऐड कराएंगे किसके अंदर? जो हमारा सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, इसके अंदर हम ऐड कराएंगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा पी टाइप। कैसे बनेगा? देखो, सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 14 है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 14। तो 14 एटॉमिक नंबर है, यानी कि 1s2, 2s2, 2p कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये कितना हो गया टोटल? 6 और 2 8 और 2 10। अब 3s2 और 3p2। तो इसके बाह्य कोश में कितने हैं? 4 हैं। टोटल कम से कम कितने हो? 8। तो 4 यहाँ पर रह गए, ठीक है। 4 यहाँ पर रह गए, तो 4 यहाँ पर रह गए तो 4 या तो ये लेगा और 4 या फिर क्या करेगा? देगा। अब मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का जो बाह्य कोश है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 3 हैं। तो जब एल्यूमिनियम को इनके बीच में रखा जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के इस बीच में रखा जाएगा तो एल्यूमिनियम के जो बाह्य कोश है उसके पास कितने हैं? 3 है, 1 2 और 3। सिलिकॉन के पास यहाँ 1 2 3 4। तो एल्यूमिनियम को मैंने जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसमें बीच में कहीं ऐड करा दिया, तो बीच में कहीं इसको भेज दिया तो एल्यूमिनियम पहुंचा। एल्यूमिनियम के पास कितने थे? 3 थे। तो 3 से तो इसने बंद बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। एक कोवेलेंट बॉन्ड ये बन गया पूरा, एक कोवेलेंट बॉन्ड पूरा ये बन गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड पूरा ये बन गया, यहाँ पर बन गया। पर यहाँ पर इसके पास यहाँ कुछ था ही नहीं, यहाँ पर कुछ था नहीं, तो यहाँ पर जगह बच गई खाली। यहाँ पर जगह बच गई क्या? खाली। ये जो खाली जगह है, ये जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? इस फ्री स्पेस को नाम देते हैं हम होल। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है पूरा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फ्री स्पेस बना, इस फ्री स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? होल नाम देते हैं। तो जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कराते हैं किसके साथ? सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ हम ऐड कराते हैं, तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बन जाता है उसको नाम देते हैं हम पी टाइप। अब पी टाइप क्यों नाम देते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये होल बना है, तो ये पूरे क्रिस्टल के अंदर जो एक्सेस में हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? होल्स एक्सेस में हो जाते हैं, ठीक है। पूरे क्रिस्टल के अंदर
होल्स एक्सेस में हो जाते हैं, होल्स एक्सेस में हो जाते हैं। तो होल्स एक्सेस में हो जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो ओवरऑल कंडक्टिविटी है, होल्स को हम मान कर चलते हैं, होल्स को हम मान कर चलते हैं क्या, पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो पूरे जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो कंडक्टिविटी आ जाती है वो क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो ओवरऑल क्रिस्टल के अंदर कंडक्टिविटी पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव हो जाती है तो पॉजिटिव को हम लिखते हैं P से, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को हम नाम दे देते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए इसको हम क्या नाम दे देते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर होल्स एक्सेस में हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है और होल्स भी है। एक बात यहाँ ध्यान रखना, जो चीज़ ज़्यादा में होती है उसको हम कहते हैं मेजॉरिटी, और जो चीज़ कम होती है उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी। तो यहाँ पर जो चार्ज करियर है, मेजॉरिटी चार्ज जो करियर है P टाइप में वो होंगे होल्स, और माइनॉरिटी जो चार्ज करियर्स हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वापस भी बोल रहा हूँ, जो चीज़ एक्सेस में होगी उसको हम बोलेंगे मेजॉरिटी, और जो कम होगी उसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी। तो P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज करियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज करियर्स ये क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेजॉरिटी चार्ज करियर्स अगर होल्स हैं तो केवल उसके अंदर होल ही होल मिलेंगे, नहीं, उसके अंदर होल भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। होल्स मेजॉरिटी हैं क्योंकि वो एक्सेस में है, इसलिए उसको हमने बोला मेजॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन्स कम संख्या में है, इसलिए उसको हमने बोला माइनॉरिटी। यानी कि करंट का जो फ्लो होगा वो दोनों की वजह से होगा, होल्स की वजह से भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा। हाँ, ये बात अलग है कि ज़्यादा होगा वो होल्स के कारण और कम होगा किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो करंट का जो फ्लो है, करंट विल फ्लो ड्यू टू बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट का जो फ्लो है वो दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होगा। ये स्टार लगा लेना है इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि P टाइप सेमीकंडक्टर या N टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो किसके कारण होता है। ऑप्शन आता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन आता है होल के कारण, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और चौथा नन ऑफ द अबव आता है। तो आप क्लियर हैं इस चीज़ के लिए, आपको आराम से आंसर लगा सकते हैं कि बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का फ्लो होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज करियर कौन सा होता है और माइनॉरिटी चार्ज करियर कौन सा होता है। तो P टाइप सेमीकंडक्टर की जब भी बात होगी तो मेजॉरिटी चार्ज करियर जो होगा वो कहलाएगा क्या, होल, और जो माइनॉरिटी चार्ज करियर है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पेस बन जाता है, यानी कि खाली जगह बन गई, तो यानी कि ये जो P टाइप सेमीकंडक्टर है इसके पास एक वैक्यूम बना हुआ है, एक जगह बनी हुई है जिसके अंदर ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं, इस तरह के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो इम्प्योरिटी होती है जहाँ पर ट्राइवेलेंट है, जहाँ पर एक बना हुआ है, खाली जगह बनी हुई है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, क्योंकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर, हिंदी में लिखेंगे इसको ग्राही, एक्सेप्टर हिंदी में लिखेंगे ग्राही कहते हैं।
हिंदी में लिखेंगे इसको ग्राही, ग्राही कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? ग्राही। और यहाँ पर क्या ज़्यादा होगा? होल्स ज़्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में? होल्स ज़्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। होल्स ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो ये तो बात हो गई किसकी? पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिसके पास बाह्य कक्ष में कितने हो? 5 इलेक्ट्रॉन हो। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पर बीच में क्या मिला दिया? फॉस्फोरस मिला दिया। तो एन टाइप में जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, इम्प्योरिटीज़ वो कौन कौन सी देखने को मिलेगी? वो मिलेगी गैलियम, एक देखने को मिलेगी आपको आर्सेनिक, और आर्सेनिक के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? फॉस्फोरस। वहाँ पर क्या था? बोरोन, एल्युमिनियम और इंडियम, और यहाँ पर क्या मिलेगा? गैलियम, आर्सेनिक, फॉस्फोरस। क्वेश्चन ये बन जाएगा इनमें से कौन सी इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ है, इनमें से कौन सी इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी? तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। देखो सिलिकॉन के पास कितने थे? 4, 1 2 3 और चौथा ये होगा। इसके पास कितने हैं? 5 है। तो एक इसके साथ बंद बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड पूरा, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया और एक इसके साथ बना लिया। फिर भी इसके पास क्या रह गया? एक एक्स्ट्रा रह गया। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कहीं ना कहीं क्रिस्टल में इकट्ठे होते जाते हैं। तो क्रिस्टल में इकट्ठे होते जाते हैं तो क्रिस्टल के अंदर एक्सेस में क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ओवरऑल कंडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है। इसलिए इसे एन टाइप, एन मीन्स नेगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है, और एन टाइप कब बनेंगे? जब इसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलाएंगे? पेंटावेलेंट मिलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज करियर्स हो गए, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स यहाँ पर कौन हो गए? यहाँ पर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज करियर्स ये कौन हो गए? यहाँ पर हो गए होल्स। यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज करियर्स कौन हो गए? होल। अब वहाँ पर जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे तो वहाँ पर इम्प्योरिटी थी जिसके पास एक जगह खाली थी जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता था, इसलिए उसको नाम दिया गया एक्सेप्टर। यहाँ पर इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो ये देने के लिए रेडी है, तो इसको हम कहेंगे डोनर। तो ऐसी इम्प्योरिटी जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो उसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, उसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे? डोनर। डोनर को हिंदी में कहते हैं दाता। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है वो कौन सी होगी? डोनर। और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है वो क्या होगी? एक्सेप्टर होगी। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पता लग गई होगी और आराम से इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक
न्यूमेरिकल हैं जो कुछ एक फार्मूलाज हैं जो आप डायरेक्ट याद रख लेना, उनके डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे, वो आप ध्यान रख लेना। एक आएगा आपको रिकॉम्बिनेशन का फार्मूला या रिलेशन आएगा किस किस के बीच में, रिलेशन आएगा जो इनके नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की और जो आई है, रिलेशन बिटवीन NE/NH, एक मिनट रुकना, NE/NH एंड NI। तो एट इक्विलिब्रियम के ऊपर हम ये रिलेशन लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वहाँ पर ये रिलेशन बनता है NE/NH इक्वल्स टू NI स्क्वायर, है ना, NE/NH इक्वल्स टू NI स्क्वायर। ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। NE जो है वो क्या होता है, NE का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ होल्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और NH का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ होल्स, डेंसिटी ऑफ होल्स। और NI जो है, NI का मतलब क्या होता है, NI का मतलब होता है इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन। NI का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन, करियर कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज़ है, आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे जब आगे वाले पार्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरा इसका ऊपर एक फॉर्मूला बन जाता है मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी जो है उसको हम लिखते हैं म्यू से, और म्यू बराबर होता है VD/E। यहाँ VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो ये होता है किसका, मोबिलिटी का फार्मूला। एक फार्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको क्या देखने को मिलेगा, सिग्मा इक्वल्स टू E म्यू E NE प्लस म्यू H NH। म्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर म्यू का मतलब है मोबिलिटी, NE का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, म्यू H का मतलब है मोबिलिटी ऑफ होल, NH का मतलब है डेंसिटी ऑफ होल्स, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी। तो ये तीन एक फार्मूला हैं जिनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो इसकी थ्योरी बन सकती थी, जो थ्योरी बनती है वो हमने डिस्कस की। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी थ्योरी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने आपको क्लियर कराए। तो होपफुली ये जो सारी थ्योरी है अभी तक जो हमने पढ़ी है आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। हाँ जी, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो अभी तक हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स की थ्योरी पढ़ी है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स इज ड्यू टू। सॉलिड्स के अंदर जो बैंड स्ट्रक्चर का मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो उसके सब शेल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एंट्री होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली जो सारी कहानी होती है उसका सिद्धांत किसने दिया। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी एटॉम के अंदर शेल, सब शेल और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो एंट्री है उस सारी जो पिक्चर है, सारी जो कहानी है वो किसने बताई थी, हमें पाउली ने बताई थी। तो इसलिए यहाँ पर जो हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो राइट आंसर इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट में एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड ऑफ अ डायमंड टू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड को एक्साइट करके कहाँ पर जो डायमंड है उसको वैलेंस बैंड से एक्साइट करके कहाँ पहुँचा दे, कंडक्शन बैंड में पहुँचा दे। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप का मतलब ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, ये कौन सा बैंड हो गया, वैलेंस बैंड, और ये कौन सा बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। वो वैल्यू कितनी दी हुई है, वो वैल्यू दी है 5.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पूछा है वेवलेंथ बतानी है, तो हमें पता है कि जो एनर्जी बैंड वाला जो फार्मूला है वो कितना होता है, E G मतलब गैप,
एच सी अपॉन लैम्बडा। अब ये जो एच सी की जो वैल्यू है उसको मैं अगर नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूँ तो कितना लिखा जाता है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। हाँ, यहाँ पर हमें पूछा है लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा की वैल्यू के लिए बन जाएगा ई सी अपॉन ई जी। ई सी की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 1240 हो गई। ई जी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 5.50। यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और नीचे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अराउंड आ जाएगा 226 नैनोमीटर। ये आंसर लगभग आएगा 225 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। पर यहाँ पर राउंड फिगर में आंसर दिया हुआ है, तो राउंड फिगर में हमारे पास आंसर हो जाएगा कितना, 226। तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए है जो वो राइट आंसर होगा, और वैल्यू क्या होगी, 226 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है, इफ द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट इज़। अब ये हमने थ्योरी में साफ साफ पढ़ा है कि जो हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये कौन सा बैंड, ये बैंड है कंडक्शन बैंड। ये बैंड कौन सा है ये बैंड को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो बैंड होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इसके जो नीचे वाला बैंड होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। तो यदि इनके बीच का गैप जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, यदि ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जो एटॉम है या जो मेटल है वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। और यदि ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, कितने से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, सेमीकंडक्टर की तरह ये काम करेगा। ठीक है, किसकी तरह काम करेगा, सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो कितना दे रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये जो भी चीज़ होगी वो किसकी तरह काम करेगी, इंसुलेटर की तरह काम करेगी। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका बी। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी बोला है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2489 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। यहाँ पर वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 2480 नैनोमीटर। ये वैल्यू किसकी दी है, वेवलेंथ की दी है। बैंड गैप पूछा है, यानी कि हमें ई की वैल्यू पूछी है। तो अब हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसके अंदर ई भी आ रहा हो और लैम्बडा भी आ रहा हो। तो वो हमारे पास एक इकलौता फार्मूला है जो यहाँ पर हमने पढ़ा है अब तक, ई जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू नैनोमीटर में, एच सी की वैल्यू नैनोमीटर में कितनी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई, 2480, है ना। ये भी किस में है, नैनोमीटर में। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन कौन सा है, जो कि ऑप्शन है सी। ठीक है, तो एनर्जी बैंड वाला जो क्वेश्चन है, एनर्जी बैंड वाला जो फॉर्मूला है, ये हमारे काफ़ी काम का चीज़ है। इससे कई न्यूमेरिकल्स हमारे निकलते हैं और सिंपल बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं जो कि आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें पूछा है व्हेन अ सॉलिड विद अ बैंड गैप हैज़ अ डोनर लेवल जस्ट बिलो इट्स एम्प्टी एनर्जी बैंड। जब किसी सॉलिड का यानी कि ठोस का उसका जो बैंड गैप है, गैप का मतलब है जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है, तो बैंड गैप का जो सॉलिड का बैंड गैप है उसका जो डोनर लेवल है, डोनर लेवल मतलब जब वो डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन को जब वो डोनेट करता है तो उसका जो डोनर लेवल है वो एम्प्टी एनर्जी बैंड से जस्ट नीचे हो तो वो सॉलिड कौन सा कहलाएगा। तो इंसुलेटर में तो होगा नहीं, कंडक्टर में होगा नहीं, पी टाइप में क्या होंगे, होल होंगे यहाँ पर। और पी टाइप में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वो एक्सेप्टर होता है, यानी कि क्या होता है, वो ग्राही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो कि है डी, जो कि क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। वापस से सुनो, पी टाइप जो होते हैं वो होता है एक्सेप्टर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। कंडक्टर जहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंसुलेटर जहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जहाँ पर क्या होते हैं, डोनर होते हैं, और इनके जो डोनर लेवल है वो इनके जो एनर्जी बैंड है, एम्प्टी एनर्जी बैंड, उसके जस्ट नीचे होता है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में बोला है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ए सेमीकंडक्टर एक्ट एज। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जो सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह काम करता है, वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर
बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। इंसुलेटर का हिंदी में मतलब होता है कुचालक। इंसुलेटर का हिंदी में मतलब होता है कुचालक। सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो घटने लग जाता है। ठीक है, हमने नॉर्मली ये पढ़ा है कि R बराबर क्या होता है, R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी, ये होता है नॉर्मली, हमने ये पढ़ा है। और यहाँ पर जो अल्फ़ा होता है उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको कहा जाता है ऊष्मीय प्रसार गुणांक। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक। सेमीकंडक्टर के लिए जो ऊष्मीय प्रसार गुणांक है ये होता है नेगेटिव। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए ऊष्मीय प्रसार गुणांक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो R है, R की वैल्यू क्या बनेगी, R नॉट 1 माइनस अल्फ़ा टी। यानी कि नॉर्मली जब किसी मेटल की हम बात करें तो मेटल का टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टर जो है वो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जो है उसका बढ़ेगा। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। जबकि हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसका जो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है वो कम होगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि इनमें से कौन से तत्व की टेम्परेचर बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, और जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये बिहेव करते हैं किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और इसमें बनती है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं। नॉन ओमिक का मतलब क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फुलफिल नहीं करते, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब सेमीकंडक्टर के लिए आप ये नहीं लिख सकते V = IR, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, तो नॉन ओमिक मटेरियल और कौन कौन से होते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं जैसे कि वैक्यूम ट्यूब हो गई, वो नॉन ओमिक मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक मटेरियल हो गए, है ना। तो ये सब कौन से मटेरियल होते हैं, नॉन ओमिक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है सिलिकॉन स्पेसिमेन इज मेड इनटू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग एन एवरेज 1 इंडियम एटम पर 5 × 10⁻7 सिलिकॉन एटम्स। तो 5 × 10⁻7 सिलिकॉन एटम्स एक्सेप्ट करते हैं किसको, 1 इंडियम को। किसको एक्सेप्ट करते हैं, 1 इंडियम को। कितने, 5 × 10⁻7। तो 1 सिलिकॉन एटम जो है वो एक्सेप्ट करेगा किसको, 1/5 × 10⁻7। फिर आगे बोला है कि यदि डेंसिटी दे रखी है एटम्स की 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो कितने हैं, 5 × 10⁻28। तो जो कितने एक्सेप्टर होंगे, तो सवाल ये पूछा है कि एक्सेप्टर निकालना है। तो 5 × 10⁻7 जो सिलिकॉन एटम हैं वो 1 इंडियम को एक्सेप्ट करते हैं। तो 1 एक्सेप्ट करेगा किसको, 1/5 × 10⁻7 को। तो इसलिए 5 × 10⁻28 सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो कितने इंडियम को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 5 × 10⁻28। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 5 × 10⁻28 अपॉन 5 × 10⁻7। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। और 28 में से कितना माइनस करना है, 7 माइनस करना है। तो 28 में से 7 माइनस करोगे तो ये यहाँ पे 28 ही है ना, ये 28 ही है। तो 28 में 7 माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 19। तो ये आएगा 1 × 10⁻19। तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻19। अब ये किस में है, मीटर क्यूब में, और आंसर किस में दे रखा है हमें, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। ठीक है, आंसर किस में दे रखा है हमें, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसके लिए यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 × 10⁻15 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया है, मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लिया किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब यहाँ 21 आएगा ना, ये 21 आएगा। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है तो 10⁻6 और ले आओ नीचे। तो 10⁻6 और ले आओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻15।
1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर जो यूनिट बनी होगी वो यूनिट क्या बनी होगी, एटॉम पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब को लिखोगे 10 पावर 6, तो यहाँ कितना बनेगा 10 पावर 21 और नीचे कितना हो जाएगा 10 पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 पावर 15। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि 1 × 10 पावर 15 एटॉम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इम्प्योरिटी एडेड इन जर्मेनियम क्रिस्टल टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो एन टाइप यदि सेमीकंडक्टर हमें बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर यदि हमें बनाना है, तो ये हमने पढ़ा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें क्या ऐड कराया जाता है, उसमें ऐड कराया जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को। किसको ऐड कराया जाता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब कि क्या होता है, जिसके पास बाह्य शेल में, बाह्य कोश में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके बाह्य कोश में कितने 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। और ऐसे कौन कौन से होते हैं, एक होता है गैलियम, एक होता है आर्सेनिक, ठीक है, एक होता है आर्सेनिक, एक होता है गैलियम, है ना। ये सब जो हैं ये कौन से होते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है, इंडियम ट्राइवेलेंट होता है, फॉस्फोरस ट्राइवेलेंट होता है। तो ये यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, गैलियम आंसर आ जाएगा। अब ये जो तीनों लिखे हैं ये ट्राइवेलेंट है, ये भी ट्राइवेलेंट है, ये भी क्या है, ट्राइवेलेंट। तो यदि हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने हो, क्या बनाने हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने हो, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम उसमें ऐड कराते हैं कौन सी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़। कौन सी इम्प्योरिटीज़ ऐड कराते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड कराते हैं। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो गई, यहाँ पर हो गई एल्यूमिनियम, और कौन सी हो गई, इंडियम हो गई, और कौन सी हो गई, फॉस्फोरस हो गई, है ना। एल्यूमिनियम, इंडियम, फॉस्फोरस, ये कौन सी हो गई, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हो गई। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि यदि आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो इनमें से आप कौन सी इम्प्योरिटी को ऐड कराओगे। तो कौन कौन सी इम्प्योरिटी, एल्यूमिनियम, इंडियम और फॉस्फोरस। यदि हमें एन टाइप बनाना है तो हम कौन सी इम्प्योरिटी को ऐड कराएंगे, पेंटावेलेंट को। पेंटावेलेंट कौन कौन सी होती है, गैलियम और आर्सेनिक, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन में हमें बोला है अ स्मॉल इम्प्योरिटी एज एडेड टू जर्मेनियम टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम में कौन सी इम्प्योरिटी हम मिलाएंगे। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कौन सी मिलानी होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलानी होती है। तो पहला ऑप्शन है ट्राइवेलेंट, जो कि होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन पेंटावेलेंट होगा। तीसरा है बाइवेलेंट, बाइवेलेंट कुछ होता नहीं। मोनोवेलेंट कुछ होगा नहीं। बाइवेलेंट का मतलब ऐसे होगा जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो, 2 हो आउटर शेल में। और मोनोवेलेंट का मतलब होगा जिसके आउटर शेल में कितने हो, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने जो पढ़े हैं वो हमने सिर्फ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट पढ़े हैं। तो इन दो में से आंसर में एन टाइप बनाना है तो ये हमें पता है क्या आना चाहिए, पेंटावेलेंट आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और होल की डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और होल की डेंसिटी दी हुई है। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, उसके अलावा हमें दिया हुआ है म्यू यानी कि मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें दिया है म्यू ई, उस म्यू ई की वैल्यू कितनी है 2.3 मीटर स्क्वायर वोल्ट और सेकंड। यहाँ पर इसी तरह से मोबिलिटी ऑफ होल कितनी है 0.01 और मीटर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट सेकंड। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना दिया हुआ है 5 × 10 पावर 12 10 पावर 12 पर सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें यूनिट को क्या करना है, सेम करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर, नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 10 पावर -6। तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये बनेगा 5 × 10 पावर 12 और ये +6 हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 5 × 10 पावर 18। और यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी पर मीटर क्यूब यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से होल के लिए जो है, होल के लिए क्या बनेगी डेंसिटी 8 × 10 पावर, यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो 13 + 6 कितना हो जाएगा 19।
तो ये किसकी हो जाएगी, होल की डेंसिटी हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला E NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच। तो इस फॉर्मूला के अंदर हमें वैल्यूज़ रखनी है, आंसर हमारा आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 म्यू NE की वैल्यू है ये कितनी है 5 × 10⁻18 और म्यू की जो वैल्यू है म्यू ई ये कितना है 2.3 प्लस फिर उसके बाद NH की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻19 और उसके बाद किसकी वैल्यू म्यू एच वो वैल्यू है 0.01। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.968। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आएगी 1.968। काम की बात यह है कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सेमीकंडक्टर के लिए क्या बनता है, ये बनता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है, जहाँ E क्या है, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन और H जो है H का मतलब है होल। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इफ़ द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज 7/5, तो Ne और NH का रेशो दिया है 7/5। इसी तरह से हमें रेशो दिया है करंट्स का, तो करंट का रेशो IE/IH ये रेशो दिया है हमें 7/4। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं वीना का फार्मूला। तो I मतलब करंट, ये बराबर होता है VD NEA। VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N का मतलब होता है जो नंबर ऑफ एटम है एटम डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन है या होल्स है उनकी डेंसिटी। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो I है वो प्रोपोर्शनल है किसके, VD और N के। E और A तो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। हमें रेशो निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकालना है तो VD प्रोपोर्शनल हो जाएगा I/N के। हमें रेशो चाहिए E और H का, तो VDE, E मतलब इलेक्ट्रॉन, VDH, H मतलब होल। तो ये किसके बराबर होगा IE/IH और यहाँ से हो जाएगा NH/NE, है ना। तो IE/IH जो है वो है 7/4 और NH/NE ये होगा 5/7। तो 7 से 7 कट गया तो यहाँ आंसर कितना आ गया 5/4 और 5/4 कौन सा आंसर है, आंसर है D। तो D हमारे लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल 1/5 ऑफ द टोटल करंट इज कैरिड बाय द होल्स। मान लेते हैं जो टोटल करंट है, टोटल करंट इसको हम मान लेते हैं ये कितनी है I है। गिवन है कि 1/5 I/5 जो है वो है किसकी वजह से, होल्स की वजह से, यानी कि ये होल करंट है और रिमेनिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन की। तो I/5 है तो IE इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगी वो कितनी होगी 4/5 और वो किसका होगा, टोटल करंट का होगा। टोटल करंट का 4/5 होगा। ड्रिफ्ट स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स की है VDE वो ट्वाइस है VDH के। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की डेंसिटी का रेशो बताना है। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ये पढ़ा कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू VD इंटू N, ठीक है, हमने ये पढ़ा I इज़ प्रोपोर्शनल टू VD इंटू N। तो यहाँ से अब N की बात हो रही है तो N प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, I/VD। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NE/NH। तो NE/NH IE/IH और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VDH/VDE, ये हो जाएगा। तो IE/IH, तो ये IE की वैल्यू कितनी है, IE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कितनी हो जाएगी 4/5 I और IH जो है उसकी वैल्यू कितनी है I/5। इसी तरह से VDH और VDH और ये कितनी वैल्यू है ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ VDH। तो ये कटा, यहाँ से ये कटा, 5 से 5 कटा, ये 4/2 आया, तो 4/2 मतलब 2। तो हमें कौन सा आंसर दिख रहा है यहाँ पर 2 वाला, ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ ब्लॉक ऑफ प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। लेंथ दी है, लेंथ, तो लेंथ जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, ये हो गया 0.1 मीटर।
एरिया है, एरिया ए की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक। बैटरी ऑफ ईएमएफ वोल्टेज दिए है उसका 2 वोल्ट। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी का मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है 0.14 दिया है। नंबर डेंसिटी यानी कि n की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 पावर 16, ये मीटर क्यूब में है। इलेक्ट्रॉन करंट निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन करंट का फॉर्मूला VDNEA। तो हमें यहाँ चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रिलेशन होता है VD इक्वल्स टू म्यू ई। VD इक्वल्स टू म्यू ई, जहाँ म्यू क्या होता है मोबिलिटी होता है। तो मोबिलिटी हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। वोल्टेज कितना रखा है 2, और जो लेंथ है वो कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर को ऊपर पहुंचा दो, ये कितना हो गया 20। तो ये वोल्टेज क्या हो गया वोल्ट, 20 वोल्ट पर मीटर, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 20 वोल्ट पर मीटर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए VD चाहिए, तो VD कितना हो जाएगा म्यू की वैल्यू कितनी है 0.14, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 2.8। तो VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.8 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है I, तो I की वैल्यू में ये सब सब्स्टिट्यूट करो। तो VD की वैल्यू कितनी हो गई 2.8, और n दिया है हमें कितना है 1.6 इंटू 10 पावर 16, E कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 10 पावर -4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 6.72 इंटू 10 पावर -7 एम्पियर। 6.72 इंटू 10 पावर -7 एम्पियर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज़ ड्यू टू। अब कंडक्टिविटी अगर मैं P टाइप की बात करूं और N टाइप की बात करूं, तो P टाइप में मेजॉरिटी जो होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स, जो P टाइप है उसमें मेजॉरिटी चार्ज करियर होते हैं होल, और माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि मैं N टाइप की बात करूं तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि मैं अगर माइनॉरिटी की बात करूं तो माइनॉरिटी यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं होल्स। पर आप देख रहे हो कि करंट जो है, चार्ज करियर्स का मतलब जो करंट को लेकर जाते हैं, जो आवेश को लेकर चलते हैं, तो होल भी लेकर चल रहा है और इलेक्ट्रॉन भी लेकर चल रहा है। ऐसे ही N टाइप में इलेक्ट्रॉन भी लेकर चल रहा है और होल भी लेकर चल रहा है, पर ये ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए इनका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, इनका इफेक्ट कम रहता है। परंतु करंट को लेकर दोनों ही चलते हैं, होल भी और करंट भी। तो सिर्फ करंट है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, वो भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ होल है, वो भी आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों की वजह से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमने अभी पढ़ के आए हैं कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, आर्सेनिक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, एंटीमनी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, फॉस्फोरस, ये जो है तीनों पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती हैं। हमें कौन सा बनाना है, P टाइप बनाना है। तो P टाइप कब बनेगा, जब जर्मेनियम में ट्राईवेलेंट मिलाओगे। और ट्राईवेलेंट हम पढ़ के आए थे एल्यूमिनियम, इंडियम और बोरोन। तो एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरोन, तो यहाँ पर जर्मेनियम के साथ कौन मिलाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा। ठीक है। ट्राईवेलेंट में कौन कौन से हो गए, ट्राईवेलेंट में हो गए एल्यूमिनियम, बोरोन और इंडियम। और पेंटावेलेंट में कौन से हो गए, पेंटावेलेंट में हो गया आर्सेनिक, और कौन सा हो गया एंटीमनी, और कौन सा हो गया फॉस्फोरस, और कौन सा हो गया गैलियम। तो ये आपको याद रखना है, ये 4-5 आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। नेक्स्ट पे चलो, यहाँ आर्सेनिक है, ये है आर्सेनिक, ये है एंटीमनी, ये है फॉस्फोरस, और ये है गैलियम। ठीक है, ये है इंडियम, ये है बोरोन और ये है एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन में हमें दिया है अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कॉन्सेंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि Ni की वैल्यू कितनी दी है 10 पावर 16। उसके बाद डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज, तो होल्स जो हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई 5 इंटू 10 पावर
कितना हो गया है, ये हो गया 5 × 10⁻22। वैल्यू ऑफ एन ई निकालनी है, तो हमें इनके लिए एक रिलेशन पता है। रिलेशन क्या पता है, एन एच इक्वल्स टू क्या होता है, एन आई स्क्वायर। निकालना क्या है, एन ई, तो ये किसके बराबर होगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन एच। एन आई स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 10⁻16 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। एन एच कितना हो गया, 5 × 10⁻22, तो ये कितना हो गया 10⁻32 और 5 × 10⁻22, तो ये ऊपर पहुंचा। ये ऊपर पहुंचेगा तो कितना आएगा, ये बनेगा 1/5 और ये 10⁻10, तो यहाँ से ये बन जाएगा 2 × 10⁻9। 2 × 10⁻9 कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे और बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे, जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद कल के लेक्चर में हम इसके आगे के जो थ्योरी है और आगे के न्यूमेरिकल से बोलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।